दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में। और ये आईपीओ है ईएमए पार्टनर्स का आईपीओ। ये आईपीओ कल से ही खुलने वाला है। तो चले जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ 17 जनवरी से यानी कि कल से ही खुलने वाला है और ये 21 जनवरी को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 124 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 76.01 करोड़ का है, जिसमें 66.14 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 9.87 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये सिमी आईपीओ है। कंपनी एनएसई सिमी के ऊपर लिस्ट होगी। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी को काम करते हुए 20 से 21 साल हो चुके हैं और ये एक एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म है, यानी कि बेसिकली कंपनी हायरिंग सॉल्यूशंस ऑफर करती है। और ये जो कंपनी है ये लीडरशिप हायरिंग के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। तो कंपनी कई सारे सेक्टर्स के अंदर जो बड़े बड़े लीडरशिप पोस्ट होते हैं तो वहाँ पर हायर करती है, यानी कि अगर सीईओ की बात करें, एचआर की बात करें या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेवल के हायरिंग की बात करें तो कंपनी उस तरह के जो हायरिंग होते हैं वो करती है। तो कई सारे सेक्टर्स के अंदर कंपनी अपने सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी का दो तरह का बिजनेस देखने को मिलता है, एक है एग्जीक्यूटिव सर्च और दूसरा है लीडरशिप एडवाइजरी। और कंपनी कई सारे फर्म्स को लीडरशिप एडवाइजरी से भी रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अलावा बेंगलुरु, चेन्नई और गुड़गांव में भी इसके ऑफिसेस देखने को मिल जाते हैं। और कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो इसका बिजनेस न सिर्फ इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है, कंपनी इंडिया से बाहर भी अपने बिजनेसेस कर रही हैं, यानी कि सिंगापुर और दुबई जैसे कंट्रीज के अंदर भी कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। इसकी सब्सिडरी कंपनियां दुबई और सिंगापुर में भी काम कर रही हैं। तो कंपनी काफ़ी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर अपनी एडवाइजरी देती है, यानी कि लीडरशिप एडवाइजरी से रिलेटेड सर्विसेज देती है। इसके अलावा जो लीडरशिप पोस्ट होते हैं तो वहाँ पर हायरिंग भी करवाती है। तो इस तरह के जो हायरिंग वाले बिजनेसेस आपको देखने को मिलते हैं तो ये दो तरह से इनकम जनरेट करती है। तो एक तो कंपनियां उन फर्म से कंसल्टेंसी फी लेती है जहाँ पर ये हायरिंग करवा रही हैं, और इसके अलावा जिनको हायर कर रही हैं, यानी कि जिनको वहाँ पर हायर किया जा रहा है, तो उनसे भी कंपनियां फ़ी वसूल करती हैं, यानी कि दो तरह से रेवेन्यू जनरेट करती हैं। कंपनी अच्छा खासा चार्ज करती हैं और बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट करती हैं। तो कंपनी सी सूट और बोर्ड लेवल के जो हायरिंग होते हैं वो करते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा कंपनी मिड टू सीनियर लेवल के भी जो रिक्रूटमेंट होते हैं तो वहाँ पर भी कंपनी हायर करती है। और इसके अलावा कंपनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है। तो कंपनी का माई आर क्लाउड के नाम से एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म भी है, जिसके थ्रू मिडिल मैनेजमेंट हायरिंग की जाती है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखा जाए तो बढ़िया बिजनेस है। अब वैसे तो इस तरह की मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन अगर इसके बिजनेस को देखें तो कंपनी इंडिया के साथ ही इंडिया से बाहर भी काम कर रही है। और कंपनी जो टॉप लेवल के हायरिंग होते हैं, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं या जो सीईओ हैं, तो उस लेवल के कंपनी हायरिंग करती है। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर यानी कि 3 मंथ का फाइनेंशियल है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का एसेट जहां 58 करोड़ है, 23 में डाउन है और 53 करोड़ का एसेट है, 24 के अंदर फिर से जंप है और 76 करोड़ का एसेट है। फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में देखें तो 75 करोड़ का एसेट है। रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू जहां 57 करोड़ है, 23 में डाउन है और 51 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। 24 के अंदर देखें तो रेवेन्यू के अंदर फिर से जंप है और 68 करोड़ का रेवेन्यू है। और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में देखें तो 26 करोड़ का रेवेन्यू है। तो ईयर ऑन ईयर इसके रेवेन्यू भी इंक्रीज हुए हैं। फाइनेंशियल 23 के अंदर इसका रेवेन्यू डाउन है। प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी जहां 11 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, 23 में डाउन होकर 3 करोड़ देखने को मिला है, यानी कि इसका जो प्रॉफिट है वो 1/3 से भी कम हो चुका है। लेकिन 24 के अंदर देखें तो फिर से जंप है और 14 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। और फाइनेंशियल 25 के एक क्वार्टर में देखें तो 4 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल 23 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट डाउन है, लेकिन उसके बाद देखें तो अच्छी जंप देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो इसका रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। अभी कंपनी के पास 58 करोड़ का रिजर्व है। और अगर कंपनी के कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। और कंपनी के कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। कंपनी के ऊपर 7 सवा 7 करोड़ के राउंड कर्ज है, जबकि इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है।
तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो बढ़िया फाइनेंशियल है। कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो कंपनी की वैल्यूएशन 288 करोड़ देखने को मिल रही है। इसके रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये 30.63% है, तो ये बढ़िया है। पैट मार्जिन 20.74 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। हालांकि यहाँ पर इसके आरओई और आरओसी मेंशन नहीं किए गए हैं। अब इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 15.56 का है, तो कंपनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। तो चलिए एक बार इसको इसके लिस्टेड पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। ईएमए पार्टनर इंडिया की अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये 15.56 का है। क्वेस कॉर्प का पी मल्टीपल 35.29 का और टिमलीज सर्विसेज का पी मल्टीपल 46.3 का है। तो मार्केट में इसकी जो दोनों लिस्टेड कंपनियां देखने को मिल रही हैं, अगर इनसे कंपेयर करें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आई है। तो यहाँ पर भी देखें तो रीजनेबल प्राइस रखा गया है, ओवर वैल्यूड प्राइस पर आईपीओ नहीं आया है। अब इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उस फंड का यूज कहाँ करेगी। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि कंपनी अपने जो सब्सिडरी कंपनी है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इसके बाद सेकंड हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कंपनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाली है। थर्ड हो जाता है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट, यानी कि कंपनी कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर भी खर्च करेगी। और फोर्थ हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इनऑर्गेनिक ग्रोथ, यानी कि एक्विजिशन के लिए खर्च करने वाली है। इस आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1,24,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 86.14% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग और थोड़ी कम हो जाएगी। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 17 जनवरी से यानी कि कल से खुलने वाला है और ऑलरेडी आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आज ओपन हो चुका है। तो इसकी भी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आईपीओ 21 जनवरी को यानी कि ट्यूसडे को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 22 जनवरी रहेगा, रिफंड डेट 23 जनवरी, क्रेडिट डेट भी 23 जनवरी होगा और आईपीओ की लिस्टिंग 24 जनवरी को होने वाली है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो अभी भी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। अब आईपीओ कल से ही खुलने वाला है, लेकिन अब तक ग्रे मार्केट में डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। अब आईपीओ की एंकर लिस्ट आ जाने वाली है, तो अगर आईपीओ की एंकर लिस्ट बढ़िया आती है और आगे ग्रे मार्केट में डिमांड आपको देखने को मिलती है तभी आपको आईपीओ में अप्लाई करना है, क्योंकि ये सेमी आईपीओ में जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड ना हो तब तक अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आगे आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।